नमस्कार छात्रों, कॉम्फी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इयत्ता 8वीं विषय हिंदी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। 8वीं हिंदी का जो दूसरा पाठ है वारिस कौन, इस पाठ के बारे में हम जानकारी लेंगे। वारिस कौन यह जो पाठ है, इस पाठ के लेखिका विभा रानी जी हैं। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें कि ये जो कहानी है, इस कहानी में वारिस कौन, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। शुरू में हम लेखिका विभा रानी, इनका परिचय देखेंगे। विभा रानी जी का जन्म सन 1959 में बिहार में मधुबनी में उनका जन्म हुआ है। विभा रानी बहुआयामी प्रतिभा की हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। देखो, राष्ट्रीय स्तर की लेखिका, हिंदी भाषा और मैथिली भाषा, हिंदी साहित्य और मैथिली साहित्य, इसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का नाम, उन्हें राष्ट्रीय स्तर की लेखिका के रूप में माना जाता है। विभा रानी जी ने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन, प्रखरता से विशेष उन्होंने यह साहित्य लिखा है। वह समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर वह काम कर रही है। इस प्रकार से संक्षिप्त में उनका यह परिचय है। उन्होंने बहुत सारा लेखन किया है। इसमें प्रमुख कृतियां हम यहाँ देख सकते हैं। विभा रानी जी ने जो अनेक लेखन किया है, उसमें यह प्रमुख कृतियां हैं, जो चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू जहाँ के किस्से, यह इनकी कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह उनका नाटक है। समर्थ ज्ञान, द्विभाषी हिंदी अनुवाद उनका है। यह बिल डेल की डायरी, यह भी उनका एक साहित्य है। इस प्रकार से अनेक साहित्य उन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें प्रमुख जो साहित्य है यह हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब यह जो पाठ है वारिस कौन, इस पाठ के माध्यम से जो हमें कुछ संदेश देना चाहती है, वह कौन सा संदेश है? देखो, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से यह जो कहानी है वारिस कौन, यह एक संवादात्मक कहानी है। जो भी पात्र है वह आपस में इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत, संवाद, आपस में दो या दो से अधिक आपस में बातें करते हैं, उन्हें हम संवाद कहते हैं। तो यह एक संवादात्मक कहानी है वारिस कौन। तो इसमें उन्होंने, जो लेखिका है विभा रानी जी, वो कहना चाहती है हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत ही विशेष ऐसा जो ज्ञान है वह हमें इस पाठ के माध्यम से देना चाहती है। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है, ऐसा संदेश इस पाठ के माध्यम से हमें देना चाहती है। वास्तव में यह जो पाठ है वारिस कौन, इस पाठ के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। वारिस कौन, वारिस यह जो शब्द है जिसे हम वारस ऐसा भी कहते हैं। वारिस, वारस या उत्तराधिकारी। जैसे जो भी हमारे पास है, हमारे गुजरने के बाद, जैसे हमारे दादा दादी का जो भी संपत्ति है, धन दौलत है, जमीन है, वह दादा के बाद हमारे पिताजी का हो गया, चाचा का हो गया, जो वारस के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में वे हैं। जो अपने पिताजी का है वह अपना हो जाता है, जो वारस के रूप में हम उनकी संतानें हैं। इस प्रकार से जो इस पाठ में एक राजा की कहानी बताई है। जो राजा, उन्हें 4 बेटियां हैं। इन 4 बेटियों में से मैं किसे यह जो राजगद्दी है, राजपाट है, वो किसे दे दूं, ऐसा सवाल उन्हें निर्माण हो जाता है। इसलिए इस पाठ का नाम वारिस कौन, ऐसा लेखिका विभा रानी जी ने
इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। वारिस, वारसदार या उत्तराधिकारी, वारस ऐसा हम कहते हैं जो संतानें होती है, और किसी को जो संतान नहीं है वह दूसरों की जो संतान है उसे अपने गोद में लेकर उसे अपना वारिस बनाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में देखो संवादात्मक ये जो कहानी है, इस कहानी में लेखिका विभा रानी जी हमें यह समझाती है, यह कहानी बताती है कि एक राजा था। कहानियाँ तो हमने अनेक बार सुनी है, कहानियाँ हमें पसंद है। हमारे दादा दादी, नाना नानी हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से हमें कहानियाँ सुनाते हैं और कहानियाँ सुनना भी हमें बहुत पसंद आता है। और हमारे आज़ादी के पहले हमारे देश में या दुनिया में अनेक राजा महाराजे रहते थे, अनेक राजाओं का राज्य था। तो वे राजा किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, उनका जीवन जो है या राज्य उन्होंने कैसा चलाया, इस प्रकार की अनेक कहानियाँ हमें अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी, नाना नानी, इनकी तरफ से हमें वह सुनाते हैं और हमें समझ में आती है। तो इस प्रकार से यह कहानी है कि एक राजा था और उस राजा को 4 बेटियां थी। देखो आप किताब में भी देख सकते हैं कि एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। देखो 4 बेटियां हैं, 4। एक पहली राजकुमारी हम जिसे कहेंगे राजकुमारी, दूसरी राजकुमारी, तीसरी राजकुमारी और चौथी राजकुमारी। राजकुमारी राजा की पुत्रियां हैं, राजा की बेटियां हैं, इसलिए हम उन्हें राजकुमारी ऐसा कहते हैं। चारों बहनें हैं, इसलिए जो सबसे बड़ी है वह पहली राजकुमारी है, जो बाद में दूसरी है उसे दूसरी राजकुमारी, तीसरी और चौथी, इस प्रकार से यहाँ कहा है। राजा ने इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा, ऐसा वह सोचते हैं। अब बुद्धिमती, बुद्धि तो हमें पता है, बुद्धिमती होशियार जिसे हम कहेंगे, होशियार, ज्ञानी या अक्लमंद, समझदार, बुद्धिमती। राजा सोचते हैं कि मैं किसे अपना वारिस बनाऊं। जो राजा की अब उम्र हो गई है, राजा सोचते हैं कि अब मैं ज़्यादा दिन, ज़्यादा काल नहीं रहूँगा, तो वह मेरे मरने के बाद, मेरे गुजरने के बाद इस राज्य का वारिसदार कौन होगा। तो इनमें ये 4 बेटियां जो है, इसमें से कौन, किसे मैं राजपाट सौंपूं। राजपाट, राजपाट, राज्य का शासन, राजपाट, किसे राजपाट सौंपूं, राज्य का शासन किसके हाथ में दे दूं, इन चारों में से। इस प्रकार से राजा ऐसा उन्हें एक उनके दिमाग में प्रश्न निर्माण हो जाता है। तो इन चारों में से कौन बुद्धिमती होगी, इसका फैसला कैसा हो, वो सोचने लगा, राजा सोचने लगे। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया और अनेक बार सोचने के बाद उन्हें अंत में एक तरकीब सूझी, उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। राजा अपने, देखो इस चित्र में कि राजा है और अपने चारों जो बेटियां हैं उन्हें अपने पास बुलाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार चारों बेटियों को अपने पास बुलाता है। सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, राजा ने उन चारों बेटियों को अपने पास बुलाने के बाद उन्होंने
रखे थे अपने पास गेहूं के दाने, उसमें से गिनकर हर एक को, चारों को, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों को इस प्रकार गेहूं के 100-100 दाने दिए। गेहूं तो हमें पता है, अनाज जो हम खाते हैं रोटी बनाकर, पोली जिसे हम कहते हैं, गेहूं पता है हमें। यह गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो। चारों बेटियों को, राजकुमारियों को उन्होंने 100-100 गेहूं के दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। 5 साल के बाद मैं इसे वापस मांगूंगा तब तुम मुझे देना। इस प्रकार से उन्हें समझाते हैं, कहते हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। ये जो चारों राजकुमारियां हैं, वह इन चारों राजकुमारियों को गेहूं के दाने देने के बाद वह पिताजी से निकलती है, अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखो, सबसे पहली जो राजकुमारी है, बड़ी राजकुमारी है, उम्र में तीनों से बड़ी, उसे पहली राजकुमारी हम कहते हैं, बड़ी राजकुमारी कहते हैं। बड़ी राजकुमारी ने, वह पिताजी ने जो 100 दाने दिए थे वह लेती है, कमरे में आती है और कमरे में आकर उसे खिड़की से बाहर फेंकती है। पहली राजकुमारी जो दाने हैं वे दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए। देखो क्यों फेंक दिए, बताया है। उसने सोचा, जो पहली राजकुमारी है वह सोचती है, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, जो अभी हमें दिए हैं, और 5 साल के बाद वो हमसे वापस मांगने वाले हैं, तो उन्हें 5 साल के बाद उन्हें क्या याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। भंडार, भंडार एक शब्द है, देखो, भंडार, जिसे हम अनाज खाना ऐसा भी कहते हैं, अनाज खाना। और उन्हें दूसरा शब्द है गोदाम, अनाज रखने की जगह, कोठार ऐसा भी उसे कहते हैं। उसे यहाँ भंडार ऐसा कहा है। भंडार घर से मैं लाकर दे दूंगी, ऐसा जो पहली सबसे बड़ी बेटी है, राजकुमारी है, वो इस प्रकार से वह समझती है, सोचती है। और याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी ऐसा वह सोचती है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकचे में डाल दिया। अब जो दूसरी राजकुमारी है, चारों को उन्होंने 100-100 दाने दिए पिताजी ने, राजा ने। तो पहली ने तो उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया अपने कमरे में आने के बाद। जो दूसरी राजकुमारी है वो सोचती है कि पिताजी ने ऐसे ही ये दाने नहीं दिए हैं, महत्वपूर्ण है, और उन्हें कहा है कि 5 साल के बाद मुझे वापस देना है। तो वह अपने कमरे में आने के बाद, दूसरी राजकुमारी जो है वह दूसरी राजकुमारी कमरे में आने के बाद चांदी का जो डिब्बा है उसके पास, उस चांदी के डिब्बे में और मखमल के थैले में 100 दाने रख दिए, और वह थैली चांदी के डिब्बे में वह रखती है, और वह बहुत ही सुरक्षित मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। संदूकची, देखो, ये जो दूसरी राजकुमारी है वह चांदी का डिब्बा और मखमल के कपड़े में और संदूकची में वह उन्होंने रख दिए इस प्रकार, क्योंकि वो पिताजी ने 5 साल के बाद वो वापस मांगने वाले हैं, ऐसा सोचने के बाद वह कमरे में आती है और चांदी का जो डिब्बा है उस डिब्बे में और मखमल के थैले में उसे रखती है और वह संदूकची में सुरक्षित रखती है। सोचती है 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। इस प्रकार से जब पिताजी ने कहा था कि मैं 5 साल के बाद मैं इसे मांगूंगा तब मुझे वापस देना, तब वो सोचती है कि जब पिताजी मांगेंगे 5 साल के बाद तब मैं उसे यहाँ से निकाल कर उन्हें दे दूंगी। इस प्रकार सोचती है और वह संदूकची में रखती है। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। तीसरी राजकुमारी सोचती है, विचार करती है कि अब मैं इसका क्या करूं। चौथी छोटी बहन तनिक बच्ची थी। जो चौथी राजकुमारी है वह तीनों से छोटी है और
बच्ची बच्ची है, उतना उसे समझ नहीं है। शरारतें करना बहुत पसंद था। इस जो सबसे छोटी राजकुमारी है वो बच्ची होने के कारण शरारतें करती है, थोड़ा ना समझ है, इतनी होशियार नहीं है, और वह शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे। देखो, छोटी बच्ची होने के कारण इस प्रकार हर किसी को कुछ तो अच्छा लगता है, पसंद आता है। इस चौथी राजकुमारी को भुने हुए दाने, भुने दाने गेहूं के उसे बहुत पसंद थे। तो वह क्या करती है, देखो, उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। इस प्रकार ये चौथी राजकुमारी है। और राजकुमार पिताजी ने उसे जो 100 दाने दिए थे उसे भुना और वो भुनाकर खाती है। तीसरी राजकुमार को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद, कुछ उद्देश्य, हेतु, कुछ तो मकसद है, उद्देश्य है, इसीलिए सोचती है वह। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहन की तरह उन्हें सहेज कर रखने देने की सोची, सुरक्षित रखने का दिमाग में उसके आया, जो दूसरी राजकुमारी के दिमाग में आया, उन्हें चांदी के डिब्बे में इस प्रकार रख दिए। उसी प्रकार इसको भी दिमाग में ऐसे विचार आए, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में दाने बो दिए। अंत में ज़्यादा सोचने के बाद वो कमरे में आती है और कमरे में खिड़की से वह बाहर देखती है तो क्या जमीन दिखाई देती है। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों न मैं यह गेहूं के 100 दाने हैं, इसे मैं जमीन में बो दूं। ऐसा उसके दिमाग में आता है और वह जो सोच है वह फिर अच्छी सोच है ऐसा उसे लगता है, और वह जमीन में वह दाने बो देती है। बोना, लगाना, जैसे किसान अपनी खेती में बीज बोता है और उसकी फसल निर्माण करता है, उसी प्रकार समय पर अंकुर फूटे। जो यह तीसरी राजकुमारी है, इस तीसरी राजकुमारी ने यह जो दाने जमीन में बोए थे, तो बारिश होने के बाद उसे अंकुर फूटते हैं, अच्छे पौधे उसके बनते हैं और समय पर उसे फसल आती है, उसे दाने निकलते हैं, बालियां आती है। इस प्रकार से राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। समय तो बहुत है, 5 साल का, तो पहली बार ही उन्होंने इस प्रकार जो 100 दाने दिए थे वह जमीन में बोती है, उसकी अंकुर फूटते हैं, पौधे आते हैं, फसल निकलती है, वह जमा करती है, और वह जो दाने जमा हुए थे, जो फसल आई थी, जो फिर और वह जमीन में वह बोती है। इस प्रकार से 5 साल करने के बाद उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो जाता है। देखो, बहुत ही अक्लमंद, होशियारी से इन्होंने ये कार्य किया है। 5 साल के बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया। ऐसे ही 5 साल चले गए, गुजर गए, बीत गए। तो राजा को याद है, पिताजी को याद है कि उन्होंने ये चारों बहनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि मुझे 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? इस प्रकार से चारों बेटियों को, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों राजकुमारियों को, बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते कि मैंने तुम्हें दिए थे वे 100 दाने कहाँ है। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो पहली राजकुमारी ने हाँ कह दिया, लेकिन राजा को ये बात सच नहीं लगती, इसीलिए राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने उसे, जब तुमने दिए थे उसको मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिए तभी। ऐसा वह सच बात बताती है। तो ये बात सुनकर राजा नाराज हो जाते हैं। तो राजा दूसरी राजकुमारी से पूछते हैं, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो दूसरी राजकुमारी ने उसे चांदी के डिब्बे में, मखमल के थैली में, संदूकचे में रखा था। वो क्या करती है देखो, दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उन्होंने
दाने को सहेज कर रखे थे, सुरक्षित रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। दाने जो 5 साल पहले दिए थे वही दाने हैं, तो वह सड़ जाते हैं। इसके लिए भी राजा नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? अब जो तीसरी है वह, उसने क्या किया था? जमीन में बो दिए थे। जमीन में बोना, बोना लगाना, बो दिए थे। तो राजा अपनी तीसरी राजकुमारी से पूछते हैं, तुमने क्या किया उन दानों का? तो तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। ऐसा वह जवाब देती है। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, जो चौथी है, 4 नंबर की चौथी राजकुमारी से वो पूछते हैं। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया जैसे तुमने क्या किया है उन गेहूं के 100 दानों का। ऐसा सवाल पूछने पर उसी बेपरवाही से वह जवाब देती है, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? तुमने जो 100 दाने गेहूं के दिए थे उसकी क्या कीमत है क्या? ऐसा वह सवाल करती है। राजा से, अपने पिताजी से सवाल करती है। वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। अपना जो अनाज खाना है उसमें तो ढेर सारे दाने पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? इस प्रकार से अपने पिताजी से ही वह उलझकर अलग जवाब देती है, जो पिताजी को पसंद नहीं है। इस प्रकार से राजा नाराज हो जाते हैं, नाखुश होते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। निराशा, नाराज होना। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया था, कल बताऊंगी ऐसा कहा था। पहली ने नाराज कर दिया, दूसरी ने नाराज कर दिया, चौथी ने भी नाराज कर दिया। अब उसे सिर्फ तीसरी राजकुमारी से ही आशा थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। और खुद अपने पिताजी से, राजा से वह कहती है तीसरी राजकुमारी कि चलिए पिताजी, कि तुमने जो मुझे 100 दाने दिए थे उसका मैंने क्या किया है, मैं वह दाने आपको दिखाना चाहती हूँ। ऐसा वह कहती है। राजा रथ पर सवार हो गया। देखो इस चित्र में राजा रथ पर सवार हैं, उसके साथ उसकी तीसरी जो राजकुमारी है, बेटी है, वह उनके साथ है। और यह रथ बाहर जो खेत है उस खेत की ओर वह जा रहा है। ऐसा यह नज़ारा यहाँ दिखाया है। इसमें वह इस प्रकार रथ में सवार होकर वह चलते हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। खेत, जमीन जहाँ है। इस प्रकार से राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? जाते समय रथ में ही इस प्रकार नाराज होकर, तीनों ने जो किया है उसी प्रकार इसने क्या किया होगा, इस प्रकार उसके दिमाग में आता है और वो सोचते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वह 100 दाने? इस प्रकार सवाल करते हैं। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी, कहाँ कहाँ घुमाओगी? चक्कर लगाना, घूमना। इस प्रकार मुझे वह 100 दाने दिखाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ घुमाओगी, ऐसा वह कहते हैं। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। ये जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, हरा भरा खेत, इसमें वह रथ इस हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। देखो ये सब देखने के बाद राजा के मन में क्या आता है। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। यह जो अनाज है, गेहूं की फसल है, उसकी बालियां जिसे अनाज लगा हुआ है, गेहूं आए हैं, वह बालियां हवा से, जो खेत है, खेत में हवा बह रही है, उस हवा से यह बालियां डुल रही है। इस प्रकार से झूम रही है जैसे राजा को खुशी भरा गीत सुना रही हो। ये जो बालियां हैं, गेहूं की फसल है, यह खुशी का गीत। खेत में जाने के बाद बहुत आनंद होता है, मजा आता है। राजा को यह जो फसल है वह गीत सुना रही हो, ऐसा उन्हें लगता है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अरे वाह, कितना अच्छा है। आश्चर्यचकित हो गए, हैरान होना, आश्चर्यचकित होना।
हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने, तुमने जो मुझे 5 साल पहले जो 100 दाने दिए थे, ये जो अनाज है, फसल है, यह 100 दाने हैं, ऐसा वह कहती है। जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं, मैंने तुमने जो 100 दाने देते हो जमीन में बो दिए, उसकी फसल बना दी और वह बहुत सारे हो गए, और हर साल मैं ऐसा करते रही। आज 100 दानों के लाखों लाख दाने, बहुत लाख, अनेक लाख ऐसे दाने गेहूं के ये बने हैं रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। इस प्रकार यह जो तीसरी राजकुमारी है, वह तीसरी राजकुमारी राजा को उस 100 दानों का वो जवाब देती है, वो 100 दाने दिखाती है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, देखो, बहुत खुश हो गए राजा पिताजी कि यह जो तीसरी बेटी है, यह तीसरी बेटी बहुत ही होशियार है, अच्छा कार्य किया है, बुद्धिमती है, होशियार ज्ञानी है, यही मेरे राज्य की वारिस है, उत्तराधिकारी है। राजा ने उसे गले लगा लिया। गले लगाना, प्यार से मिलना। इस प्रकार राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया। मेरे दिमाग में जो सवाल था, वारिस कौन, मेरे गुजरने के बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा, राजपाट कौन संभालेगा, राज्य का शासन कौन चलाएगा, इसका दिमाग में मेरे इस प्रकार का प्रश्न था। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। इस प्रकार से अब राजा निश्चित हो गए, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। जो तीसरी राजकुमारी है, उसे ही वह कहते हैं कि तुम ही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारी, वारिस। इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से लेखिका विभा रानी जी ने कहा है कि उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का हमें उपयोग करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही सफल हो जाता है, जैसे तीसरी राजकुमारी ने ऐसा कर दिया है। ऐसे एक बहुत ही सुंदर ऐसी यह कहानी विभा रानी जी ने हमें यह इस पाठ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, वारिस कौन, इस पाठ में से। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।